चैनल में। चलिए अब थोड़ी देर के लिए मास्क हटा के तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज फाइनली हमारा लास्ट करने वाले ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर को आज श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। तो नारियल अगरबत्ती और माला साथ में लेके बैठे हैं क्योंकि आज ही चैप्टर को कुछ भी हो जाए खत्म करके मानेंगे। ठीक है, एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसके 5 दिन हो चुके हैं। शायद इससे पहले भी कोई चैप्टर था, जनरेटर या मोटर। गुड मॉर्निंग सर, कल मैंने घर की लाइट गई थी जिसके कारण ब्रॉडबैंड ऑफ हो गया था और मैंने कल की क्लास मिस कर दी थी, इसके लिए सॉरी। कोई सॉरी कहने की बात नहीं है, आप लाइव नहीं है लेकिन आपने बाद में क्लास देख ली थी ना रवि यादव जी, आपने बाद में क्लास देख ली थी ना। अच्छा, आज मेरे पास में तो एक अनाउंसमेंट भी, आप सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी है भाई। स्पेशली वो न्यूज़ है राजस्थान की वैकेंसी जो तैयारी कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट जो कि राजस्थान के हैं और अगर मेरे साथ बैठ के वो लोग रोजाना कोचिंग कर रहे हैं, मतलब कोचिंग जैसे अपन पढ़ रहे हैं, तो आपको बता दूं कि जल्द ही टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी निकलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। लगभग 1500 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएगी। तो आप लोग अब तैयार हो जाओ। देखो मैं कह रहा हूँ जितना मैंने पढ़ा है आपको ITI में, जितना मैंने भी आपको ये जो 2-2.5 महीने हमारा सिलेबस चलेगा, ये सिलेबस आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा रीजनिंग और जीके पढ़ लेनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको। खत्म हो जाएगी यहीं पे कहानी। राजस्थान जीके और टेक्निकल पढ़ लेना है, थोड़ा बहुत रीजनिंग में जो आएगा वो पढ़ लो और आप लोगों की जॉब लग जाएगी। जुलाई लास्ट वीक में नियर एग्जाम है और मैं आपके प्रीवियस क्लासेस से रिवीजन कर रहा हूँ बिल्कुल। अब आप देखो लगभग 10 जुलाई डेट दे रहा हूँ मैं, लगभग 10 से 11 जुलाई के आसपास हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा तो आप मान के चलिए उन क्वेश्चन में से आपका एग्जाम एकदम इतना शानदार हो जाएगा। जब आपने एक बार मेरे से पढ़ लिया उसके बाद अगर आप रिवीजन करोगे, रवि जी रिवीजन वाली क्लासों में जरूर आना, उनमें से हर एक क्वेश्चन आएगा। गुड मॉर्निंग पवन टाक। तो सब लोग सुन लें, टेक्निकल हेल्पर की राजस्थान में वैकेंसी आ चुकी है। इसे कहीं के भी लोग ऑल ओवर इंडिया में कहीं के भी बच्चे भर सकते हैं। तो अगर राजस्थान के स्टूडेंट है तो वो तो डेफिनेटली भरें और तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दो। यानी कि जो क्लास हमारी फर्स्ट डे से चल रही थी लास्ट डे तक वो सारी क्लासें देखना। रीजनिंग की तैयारी चालू कर दो, राजस्थान जीके की भी तैयारी आप लोगों को स्टार्ट कर देनी है। तो चलिए अब हम लोग लास्ट जो हमारा पॉइंट रह गया है ट्रांजिस्टर में स्टार्ट करते हैं और वो क्या है, एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर चैप्टर में हमारा लास्ट हेडिंग रह गई है एम्पलीफायर। तो चलिए फटाफट से उस एम्पलीफायर के नाम के टॉपिक को भी उड़ा देते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से। और जो भी आ चुका है तो बस आपको पता है आते ही अपने को क्या काम करना है, अपनी अटेंडेंस लगानी और कैसे लगानी है। अटेंडेंस किस तरह से लगानी है भाई, लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया हो। चलिए अब हमारी नई हेडिंग है एम्पलीफायर। ठीक है, अगली हेडिंग देखते हैं एम्पलीफायर। ठीक है, देखो अब ये जो लास्ट टॉपिक रहेगा एम्पलीफायर, अब इसे थोड़ा सा स्पीड में पढ़ना पड़ेगा। जो काम की चीजें वही मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है। तो जो काम की चीजें मैं वही पढ़ाऊंगा, इन डीप मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ध्यान रखें, एम्पलीफायर को इन डेप्थ हमें घुसना नहीं है। जो मेरे काम की चीजें आपके काम की चीजें जो ITI में आने वाली है सिर्फ हम लोग वही पढ़ेंगे। डेप्थ में जाने का काम आप खत्म हो चुका है। अब देखो एम्पलीफायर क्या करता है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। डेफिनेशन लिख रहा हूं एक बार, एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग सिग्नल को एम्पलीफाई करने में किया जाता है। यानी कि किसी भी वोल्टेज करंट पावर के सिग्नल को एम्पलीफाई करके उसे बढ़ाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बताइए वो कौन सी डिवाइस है जो कि सिग्नल की लो कैपेसिटी को हाई कैपेसिटी में कन्वर्ट कर देती है। तो दैट इज एम्पलीफायर। इसे क्या कहा जाता है, एम्पलीफायर कहते हैं, या फिर शक्ति बढ़ाने हेतु इसका कार्य किया जाता है। अब देखिए एम्पलीफायर सर्किट बनाने हेतु रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और बायसिंग की आवश्यकता पड़ती है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताइए कि एम्पलीफायर बनाने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और बायसिंग की आवश्यकता पड़ती है। अब इसी के आधार पर एम्पलीफायर के कुछ टाइप्स हैं या फिर एम्पलीफायर गेन। ठीक है, आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा होगा एम्पलीफायर गेन, करंट गेन, वोल्टेज गेन देख लिया और उसी के तरीके से एम्पलीफायर गेन है। वो हमने वहां पे किसका पढ़ा था, ट्रांजिस्टर का पढ़ा था। अभी जो हमने गेन पढ़ा था ना वो ट्रांजिस्टर का था। अब हम एम्पलीफायर के गेन की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो एम्पलीफायर में क्या होगा, वोल्टेज गेन आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, देखो ये किसी भी सिग्नल की आउटपुट तथा इनपुट के माध्य अनुपात को कहते हैं। क्या होता है, आउटपुट सिग्नल तथा इनपुट सिग्नल का अनुपात होता है।
तो एक चीज, ये जो डेफिनेशन लिखता जा रहा हूँ इसको माइंड में सेट करते जाओ, ठीक है। हाँ, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो ये आउटपुट सिग्नल तथा इनपुट सिग्नल का रेशो कहलाता है, आउटपुट तथा इनपुट सिग्नल का रेशो कहलाता है, ठीक है। फिर बात करेंगे इसकी इकाई क्या है। एम्पलीफायर गेन की इकाई डेसिबल होती है, एम्पलीफायर गेन की इकाई डेसिबल होती है। तो यहां हम लिख लेंगे यूनिट, और यूनिट को क्या कहते हैं, मात्रक। डेसिबल कई लोग डेसिबल भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ठीक है, डेसिबल इसकी इकाई है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखेंगे कि दो एम्पलीफायर में दो वैल्यूज को नापते हैं, उसको नापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले क्या आएगा हमारा, वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन, अब वोल्टेज गेन में हमें क्या देखना है कि किसी भी एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज तथा इनपुट वोल्टेज के अनुपात को क्या कहेंगे, वोल्टेज गेन कहेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे वोल्टेज गेन क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के रेशियो को वोल्टेज गेन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन ये तो पुराना फॉर्मूला था, अब नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 लॉग आउटपुट अपॉन इनपुट। देखिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 लॉग वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, ठीक है, 10 लॉग वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट डीबी, ठीक है। लेकिन ये भी कैसा आएगा, स्क्वायर डीबी। या फिर इसे एक और चीज कैसे लिख सकते हैं, 20 लॉग आउटपुट अपॉन इनपुट डीबी। ये डीबी तो क्या है, ये यूनिट है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, क्या कि अगर वोल्टेज गेन हो वी नॉट अपॉन वी आई, ये भी सही है, 10 लॉग वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट डीबी स्क्वायर तो भी सही है। और अगर स्क्वायर की जगह आगे 20 आ जाएगा, देखो जब भी स्क्वायर आगे आएगा तो ये 20 लॉग वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अगर आपके पास आता है तो ये वोल्टेज गेन का फॉर्मूला है। ये किस चीज का फॉर्मूला है, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला है। इसके बाद आएगा वोल्टेज गेन के बाद हम लोग देखेंगे अगला पावर गेन। वोल्टेज गेन के बाद पावर गेन, तो भाई पावर गेन का पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। फिर इसके अंदर अगर पहला फॉर्मूला देखेंगे तो 10 आउटपुट 10 लॉग पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट डीबी, ठीक है। पहला फॉर्मूला पावर को निकालने का क्या हो गया, पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट हो गया, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, डीबी निकालने का, पावर गेन, ठीक है। पी गेन लिख देता हूं मैं, पावर गेन को पी गेन। इसके बाद आएगा हमारा करंट गेन, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में आप बोलोगे सर पुराने फॉर्मूले और इसमें क्या अंतर है, आपसे बोलेगा कि करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन किसका निकालना है, एम्पलीफायर का निकालना है या ट्रांजिस्टर का निकालना है। जब हमने पुराना पढ़ा था वो था ट्रांजिस्टर का, लेकिन यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं एम्पलीफायर का गेन। तो ये अगेन क्या हो जाएगा, देखिए इसको निकालेंगे तो आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट, ठीक है। लेकिन अब अगर डीबी में निकालेंगे तो देखो करंट की तरह इसका भी ये हो जाएगा 10 लॉग आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट स्क्वायर डीबी। और स्क्वायर जब आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 लॉग आई नॉट अपॉन आई एन डीबी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, क्या है भाई, सिंपल सी चीज है। अच्छा एक खास बात ध्यान रखना, डीबी को हमेशा आगे वाला स्मॉल और पीछे वाला कैपिटल आएगा, ध्यान रखना। तो देखो एम्पलीफायर एक ऐसी युक्ति जो कि जिसका प्रयोग सिग्नल को एम्पलीफाई करने में किया जाता है। फिर एम्पलीफायर गेन, आउटपुट सिग्नल तथा इनपुट सिग्नल के रेशियो को एम्पलीफायर गेन कहा जाता है। वोल्टेज गेन वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, तो देखो 10 लॉग वी आउटपुट अपॉन इनपुट का स्क्वायर डीबी, सेम टू सेम करंट में होता है, लेकिन करंट में आई नॉट अपॉन आई एन आ जाएगा। दूसरा क्या होगा, जब ये स्क्वायर आगे आ जाएगा तो 20 लॉग वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, और यहाँ देखो 20 लॉग आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट। ये करंट वोल्टेज का हो गया। लेकिन अगर पावर की बात करें तो सिंपल सा 10 लॉग आउटपुट अपॉन इनपुट, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट हो जाएगा। क्या यहां तक आप सब लोगों को क्लियर है क्या, फटाफट से कमेंट कर दो कि ये सर मुझे यहां तक एम्पलीफायर में गेन तक क्लियर है। यहां तक सभी लोगों को क्लियर होना ही चाहिए।
ठीक है, यहाँ तक तो सब लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। चलो आपकी कमेंट देख लेते हैं। अभिषेक, काफ़ी दिनों बाद। भाई डीबी को साथ लेकर नहीं चल रहे, मैंने बस मात्रक लिखा है कि पावर इतने डीबी है, ये इतना डीबी है, डीबी को साथ लेकर नहीं चला। लेकिन देखो अगर आप लिखते हो 10 तो 10 वोल्टेज लिखना जरूरी है कि नहीं? अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज लिखना जरूरी है, और अगर करंट है तो एम्पीयर लिखना जरूरी है। इसीलिए अगर मैं गेन लिख रहा हूँ तो मुझे डीबी लिखना जरूरी है कि नहीं? भाई उसकी वैल्यू तो मैं लिखूंगा कि ये गेन है या वोल्टेज है, ये लिखना तो जरूरी है ना, इसलिए मैंने डीबी लिखा है। चलिए अब अगला देखेंगे, एम्पलीफायर में डेसिबल क्या होता है? डेसिबल क्या होता है? डेसिबल क्या होता है? डेसिबल यूनिट है। तो देखिए दो ध्वनि जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें होती है, ठीक है, साउंड होते हैं ज्यादातर, तो ध्वनि संकेतों को या रेडियो फ्रीक्वेंसी संकेतों की शक्ति की तुलना करने के लिए बेल मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो संकेतों की शक्ति को मापने के लिए ठीक है, ये बेल, अब वो बेल वाला नहीं है, बफेलो वाला नहीं है, क्योंकि बफेलो वाला होता तो डबल मात्रा लगी रहती, तो बेल मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बेल का 10वां अंश, देखो ये चीज आपके एग्जाम में हजारों बार आई है कि बेल का 10वां अंश, बेल का 10वां अंश डेसिबल कहलाता है। बेल का 10वां अंश डेसिबल कहलाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? एन 10 लॉग आउटपुट अपॉन इनपुट, एंड 10 लॉग अपॉन P2 अपॉन P1, यानी कि P2 हो गया आउटपुट, P1 हो गया आपका इनपुट। ठीक है, तो ये एक लॉग मात्रा के, क्योंकि इसमें लॉग आ रहा है, तो ये है एक लघु गणकीय मात्रक है। तो यह एक लघु गणकीय मात्रक कहलाता है। इतनी चीज आप लोगों को सारे डाउट क्लियर है? ठीक है, ये आउटपुट की पावर गेन को नापने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरली खत्म हो गया डेसिबल और ये एम्पलीफायर का। अब हमें एम्पलीफायर के क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। अब हम देखेंगे कि एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है और क्या क्या चीजें। एक सेकंड, इसको बोर्ड को अच्छे से साफ कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो अब बेल आपको पता हो गया सारा, डेसिबल क्या होता है, डेसिबल बेल का 10वां अंश कहलाता है। अब एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन हम लोगों को पढ़ना है। यहां तक सब लोगों को दिख रहा है ना? देखो एक छोटी सी टेबल है, उस टेबल को बना लेते हैं। अभी क्लासिफिकेशन में किसका कर रहे हैं? एम्पलीफायर का कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। दिख रहा है यहां तक? चलिए, तो अब क्लासिफिकेशन हमें एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। तो देखो ट्रांजिस्टर विन्यास के आधार पर, ठीक है, लिख देता हूं विन्यास के आधार पर। तो अब विन्यास के आधार पर क्या हो जाएगा? कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, ठीक है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर और कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो विन्यास के आधार पर कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस और कॉमन इमीटर, 3 तरह के एम्पलीफायर होंगे। क्लियर है? ये चीज क्लियर है क्या सब लोगों को? गुड मॉर्निंग लक्ष्मण जी। अच्छा, पी आउटपुट अपन पिन से डिनोट करो, कोई बात नहीं, मैं बाद में कर दूंगा उसको। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे कपलिंग के आधार पर। ठीक है, सेकंड क्या है? कपलिंग के आधार पर ट्रांजिस्टर कितने तरह के होते हैं? तो ये देखो, ये हो गए 3 तरह के। अब बात करेंगे
कि कपलिंग के आधार पर ट्रांजिस्टर कितने तरह के होते हैं। तो देखिए कपलिंग के आधार पर आरसी कपल, डायरेक्ट कपल। तो सबसे पहले देखेंगे कपलिंग के आधार पर आरसी कपल एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर और फिर आएगा इम्पीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर। इम्पीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर। तो ये होगा इसके टाइप्स। ये देखो नाम डायरेक्टली आपको याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैं क्लासिफिकेशन की टेबल बना रहा हूं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली नाम भी पूछे जा सकते हैं। फिर आता है प्रचालन मोड के आधार पर। प्रचालन मोड के आधार पर। अब प्रचालन मोड के आधार पर कितने तरह के होंगे? क्लास ए एम्पलीफायर, ठीक है, क्लास ए, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर और क्लास ए बी एम्पलीफायर। ठीक है, क्लास ए बी सी और ए बी एम्पलीफायर, ये हो गए 4 तरह के प्रचालन मोड के आधार पर एम्पलीफायर के टाइप। फिर आता है फ्रीक्वेंसी के आधार पर। फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है हिंदी में? आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी के आधार पर, तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। इसको भी पूरा लिखाऊंगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर और ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर 2 तरह के होंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। फिर आएगा वीडियो एम्पलीफायर, वीडियो एम्पलीफायर और फिर आएगा इंटरमीडिएट एम्पलीफायर, इंटरमीडिएट एम्पलीफायर। लास्ट आएगा आपका आउटपुट के आधार पर एम्पलीफायर, आउटपुट के आधार पर एम्पलीफायर। तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है आउटपुट के आधार पर। तो आउटपुट के आधार पर अगर मैं बात करूं तो देखिए वोल्ट पावर, आउटपुट के आधार पर पावर एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर और वोल्टेज एम्पलीफायर, ये होंगे आपके आउटपुट के आधार पर एम्पलीफायर के टाइप्स। तो अब बताइए कि समझ आया कि नहीं आपको? अभी से मैंने कुछ ज़्यादा खास बात नहीं करी, अभी सिर्फ मैंने कोमल जी गुड सर कौन में पूरी तरह दिख नहीं रहा, अच्छा कोने में नहीं दिख रहा डोरीलाल जी, तो मैं उसको बता देता हूँ ये क्या लिखा है। देखिए कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर और कॉमन बेस एम्पलीफायर, सिर्फ इतना से लिखा है, पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से देख लेना आप। कपलिंग के आधार पर आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर और इंपीडेंस कपल एम्पलीफायर। प्रचालन मोड के आधार पर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए बी। फ्रीक्वेंसी के आधार पर आरएफ, एएफ, वीडियो, इंटरमीडिएट और आउटपुट के आधार पर पावर, करंट और वोल्टेज। अब हमें इन सब को एक बार अच्छे से पढ़ना है बस। अब हमें इन सबको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बारे में एक एक बात मैं आपको इतनी अच्छी बताऊंगा कि आपको वो याद करनी पड़ेगी, जो कि आपके एग्जाम में मदद करेगी। ठीक है, बात कौन सी बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में मदद करेगी। तो पहले मुझे बता दो ये क्लियर है, पीडीएफ कहाँ देते हैं? कोमल जी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे, हर वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको वहां लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, और वहां आपको हर एक चैप्टर की पीडीएफ अवेलेबल है। आप जाइए तो सही, देखे बिना मत कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप जाओ एक बार। चलो बाबा एक बार बोर्ड को थोड़ा सा निला धुला देते हैं। ठीक है सर, आज बाहर गया था, कोई बात नहीं। फर्स्ट ईयर का थ्योरी सिलेबस लिया है क्या सर आपने? अभी पल्लवी जी फर्स्ट ईयर का नहीं, अभी सिर्फ सेकंड ईयर का पढ़ा रहे हैं। जब सेकंड ईयर का कंप्लीट हो जाएगा तब मैं फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। जब एक बार सेकंड ईयर का कंप्लीट हो जाएगा तब हम फर्स्ट ईयर का पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। हाल फिलहाल तो सेकंड ईयर का चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का बाद में करेंगे, अभी आप सेकंड ईयर का पढ़ाई करो। चलिए तो अब देखते हैं चीजें आगे एक एक करके, जो सारे एम्पलीफायर हमने अभी तक पढ़े हैं उनको आगे देखना है। ठीक है, सबसे पहले देखो नाम आएगा
कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। अब एक बात बताओ, कॉमन इमीटर के बारे में इतनी सारी बातें पढ़ ली तो आपको कुछ तो याद होगा कि कॉमन इमीटर का डायग्राम कैसे बनता था और कैसे काम होता था। सर इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट ईयर में है, हाँ ये फर्स्ट ईयर में है इलेक्ट्रॉनिक्स में, बिल्कुल सही बात है। तो देखो कि कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है। अब कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में खास बात क्या होती थी कि डायग्राम आपको याद हो कि इमीटर को कॉमन किया जाता था, तो इनपुट कहां दिया जाएगा, बेस और इमीटर पे इनपुट। तो लिख लेते हैं बेस व इमीटर के मध्य इनपुट तथा कलेक्टर इमीटर के मध्य आउटपुट। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि क्या होगा कि बेस और इमीटर के बीच में तो इनपुट दिया जाएगा और बेस और कलेक्टर और इमीटर के बीच में आउटपुट दिया जाएगा। ध्यान है भाई, क्योंकि बीच की टांग कौन सी है, इमीटर की है। अगर बीच की टांग इमीटर की है तो कलेक्टर वाला आउटपुट हो गया और बेस वाला इनपुट हो गया। बस इतनी सी बात आपको कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में ध्यान रखनी है। तो इसका आउटपुट सिग्नल नेगेटिव प्राप्त होता है। खास बात क्या है, आउटपुट सिग्नल नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक प्राप्त होता है। ठीक है, नेगेटिव को मैंने यहां लिखा है, देखो ये क्या लिखा है, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज है। बस ये हो गई कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में। इसके बाद पढ़ेंगे कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। देखो तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में डायरेक्ट लिखाता हूं क्या, फेज डिफरेंस 180 डिग्री। बिल्कुल, कॉमन इमीटर में 180 डिग्री और कलेक्टर बेस में 0 डिग्री का होता है। ये मैंने आपको परसों पढ़ा दिया था। तो इनपुट किसके बीच में जाएगा, जब कॉमन कलेक्टर है यानी कि कलेक्टर बीच में है तो बेस और कलेक्टर के बीच में तो इनपुट दिया जाएगा। तो बेस व कलेक्टर के मध्य में। बात करें आउटपुट सिग्नल की तो ये कलेक्टर व इमीटर के मध्य। ठीक है, इसके मध्य में इनपुट और आउटपुट दिया जाएगा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसका सिग्नल पॉजिटिव प्राप्त होता है। तो यहां लिख लेते हैं नई बात, पॉजिटिव सिग्नल प्राप्त होगा। तो कॉमन इमीटर में नेगेटिव सिग्नल, लेकिन कॉमन कलेक्टर में हमें पॉजिटिव सिग्नल प्राप्त हो रहा है। इसके बाद बात करेंगे कॉमन बेस एम्पलीफायर। कॉमन बेस एम्पलीफायर, अगेन कॉमन बेस एम्पलीफायर, इनपुट की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा, इमीटर व बेस के मध्य। फिर बात करेंगे हम लोग आउटपुट की। तो आउटपुट में किसकी बात करेंगे, बेस है तो बेस व कलेक्टर के मध्य। ठीक है, अब बात करना है कि इसमें सिग्नल पॉजिटिव प्राप्त हो गया नेगेटिव प्राप्त होगा। तो ध्यान रखें यहां भी हमें सिग्नल पॉजिटिव प्राप्त होता है। तो एक चीज समझ में क्या आई कि सिर्फ इमीटर में नेगेटिव सिग्नल प्राप्त हो रहा है जबकि आपको कलेक्टर व बेस में पॉजिटिव सिग्नल प्राप्त होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये चीज ही एग्जाम में आएगी, आपसे पूछा जा सकता है बताइए निम्न में से किस कॉन्फ़िगरेशन में एम्पलीफायर में नेगेटिव सिग्नल प्राप्त होता है, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, या निम्न में से कोई नहीं। आप क्या टिक करेंगे, कॉमन इमीटर में नेगेटिव सिग्नल प्राप्त होता है। नेगेटिव सिग्नल किसमें प्राप्त होता है, इसमें। तो ये था ट्रांजिस्टर के आधार पर, विन्यास के आधार पर ट्रांजिस्टर के टाइप, कॉमन इमीटर, कॉमन एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर और कॉमन बेस एम्पलीफायर। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कपलिंग के आधार पर। तो कपलिंग के आधार पर पहला है आरसी कपल्ड। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर हम लोगों को पढ़ना है कि कपलिंग के आधार पर इमीटर में नेगेटिव, बिल्कुल इमीटर में नेगेटिव, अब देखो आरसी कपल से आप क्या समझोगे, ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। तो आप क्या लिखेंगे, कपलिंग के लिए प्रतिरोध व संधारित्र का प्रयोग। अब देखो
कपल्ड है, यानी कि दो ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया जाएगा। सबसे पहली बात समझो कि कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है। यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर को एक साथ कपल किया जाता है। कपलिंग ट्रांसफार्मर में कपलिंग के लिए प्रतिरोध व संधारित्र का प्रयोग। और एक और बात लिख देता हूं कि ये जो है ना सिर्फ इतना, कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है, दो ट्रांजिस्टर को जोड़ा जाता है। कपलिंग में दो ट्रांजिस्टर को जोड़ा जाता है, ध्यान रखेंगे ये चीज। अब जोड़ने के लिए अलग अलग साधन है। तो पहला है आरसी कपल एम्पलीफायर। तो कपलिंग के लिए इसमें प्रतिरोध व संधारित्र यानी कि कैपेसिटर व रेजिस्टेंस की मदद से आरसी कपल एम्पलीफायर को जोड़ा जाता है, जिससे पहली स्टेज का सिग्नल दूसरी स्टेज में प्राप्त होता है। ये चीज समझ में आ गई कि भाई आरसी कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है। ठीक है, तो यह हाई ऑक्सीलेशन प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रयोग उच्च दोलन के लिए, लिख देता हूं, हाई ऑक्सीलेशन यानी कि उच्च दोलन प्राप्त करने के लिए हम लोग आरसी कपल एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई कि आरसी कपल एम्पलीफायर का इस्तेमाल कहां करेंगे। फिर आता है डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। दूसरा डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर, तो यहां पे क्या लिखेंगे, दोनों ट्रांजिस्टर को सीधे जोड़ दिया जाता है, सीधे जोड़ दिया जाता है। तो यानी कि डायरेक्ट कह रहा है कि डायरेक्ट कपल है, तो डायरेक्ट कपल में ट्रांजिस्टर को सीधे जोड़ दिया जाएगा। किसी तरह की बीच में कोई मीडियम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कि ट्रांसफार्मर का या किसी और चीज का। तो हमने पहला पढ़ा था आरसी कपल, दूसरा था डायरेक्ट कपल पढ़ा था, और डायरेक्ट कपल पढ़ने के बाद हमने दूसरा कहां पढ़ा, तीसरा पढ़ा था ट्रांसफार्मर। लेकिन इस एम्पलीफायर की फिडेलिटी लो फ्रीक्वेंसी रेंज में सबसे अच्छी होती है, तो इसका प्रयोग टीवी रिसीवर में वीडियो एम्पलीफायर के रूप में लिख लेते हैं। क्या इसके बारे में लिख लेते हैं, टीवी रिसीवर में वीडियो एम्पलीफायर के रूप में, टीवी रिसीवर में वीडियो एम्पलीफायर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है कि डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर क्या होता है कि दो ट्रांजिस्टर को सीधे जोड़ दिया जाता है और सीधे जोड़ने के बाद उनको टीवी रिसीवर में वीडियो एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है या नहीं, डायग्राम इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट आपके लिए डायग्राम नहीं है। एक बार देखो जो मैंने समझाया क्या हुआ, दो ट्रांजिस्टर है, उन दोनों ट्रांजिस्टर में अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जुड़े हैं बीच में तो आरसी कपल हो गया, और अगर दो ट्रांजिस्टर के बीच में कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ तो वो डायरेक्ट कपल हो गया। अब तीसरा पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। तो अगर दो ट्रांजिस्टर के बीच में ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है तो ट्रांसफार्मर कपल, और अगर दो ट्रांजिस्टर के बीच में कोई एक इंडक्टर जुड़ा है तो उसे इंपीडेंस कपल्ड कह देंगे। ठीक है, डायग्राम आप लोग बुक में देख लेना। आप एक बार मेरी बात तो मानो, बुक को एक बार पढ़ के तो देखो, जो मैंने पढ़ाया आपको समझ आ जाएगा कि हाँ सर कितना इंपॉर्टेंट पढ़ाया। एग्जाम की दृष्टि से आपके क्या इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम हो या कुछ भी हो, उस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप विश्वास रखिए और आपको निराशा नहीं होगी। फिर आता है ट्रांसफार्मर कपल्ड। चलो जब तक ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे लिख के कमेंट करके बताओ। ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं सब लोग कमेंट करके बताओ। तो देखिए ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है, तो अब दो ट्रांजिस्टर के बीच में हम लोग ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे, उसे कहते हैं ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, तो इस एम्पलीफायर की फिडेलिटी लो फ्रीक्वेंसी रेंज पर अच्छी नहीं होती है। तो इस ट्रांजिस्टर की फिडेलिटी लिख देता हूं मैं, फिडेलिटी लो फ्रीक्वेंसी पर अच्छा जो कोमल जी है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक के बच्चे तो उनके लिए तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये इलेक्ट्रीशियन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अंकित गुर्जर, हेमंत प्रजापत, गुड मॉर्निंग। लेकिन जो बच्चे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से है तो उनके लिए डायग्राम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रीशियन के लिए नहीं है, ये 100% श्योर है। ट्रांसफार्मर कपल के बाद आता है लास्ट इंपीडेंस कपल्ड। इम्पीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर, तो इम्पीडेंस कपल एम्पलीफायर क्या होता है अब हम ये देखेंगे। ठीक है कि इम्पीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर में बस अब क्या करेंगे, दो ट्रांजिस्टर देखो इस तरह से लगे रहते हैं,
ये दो ट्रांजिस्टर है और इन दोनों ट्रांजिस्टर के बीच में इस तरह से एक इंडक्टर लगा रहेगा, तो हम लोग उसे क्या कह देंगे, इम्पीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर। तो इसकी फिडेलिटी भी अच्छी नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका कॉमन इमीटर, यानी कि बाइसिंग के आधार पर, कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर 3 तरह का, उसके बाद कपलिंग के आधार पर ये 4 तरह का आपका एम्पलीफायर हो चुका है। ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल सर, मेरी बुक इंग्लिश में है। कौन है भाई? रवि यादव जी। रवि यादव जी, आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो कि आपकी बुक इंग्लिश में है, जिससे कभी कुछ टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आते हैं, मैं आपकी प्रीवियस क्लास से ही रिवीजन करता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और हिंदी में भी अगर मेरे पास पीडीएफ है, टेलीग्राम पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसको रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है भाई? मिटा रहा हूँ इसे। हाँ, ट्रांसफार्मर को हिंदी में कहते हैं, रोशन जी बताएंगे, देखो रोशन जी बताएंगे और रवि यादव बताएंगे कि ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं। फटाफट से बताओ भाई, कोमल जी पूछ रही हैं तो आप लोग बताइए। मैं तो बता ही सकता हूँ, लेकिन आप लोग बताएंगे कि क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर को हिंदी में। चलिए अब इसके बाद आएगा प्रचालन मोड के आधार पर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास ए बी। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये हमें पढ़ने हैं। चलो तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। कैसे? अलग अलग लिख लेते हैं। दिख रहा है यहाँ पे सबको? क्लास ए, इसके बाद लिखते हैं क्लास बी, क्लास सी और क्लास ए बी। अच्छा, ये क्या है? सब एम्पलीफायर है। तो क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर और क्लास सी एम्पलीफायर। ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगे एम्पलीफायर। ठीक है, लिख दिया एम्पलीफायर। चलो, परिणाम मित्र, हाँ वेरी गुड, परिणाम मित्र कहा जाता है। कोमल जी समझ आ गया। ये देखिए हमारे पंकज को भी पता है, साइलेंट बैठा रहता है लेकिन आंसर सारे सही देता है। तो क्लास ए बी और क्लास ए बी एम्पलीफायर, तो देखिए क्लास ए एम्पलीफायर, इस एम्पलीफायर की फिडेलिटी सर्वोत्तम और डिस्टोर्शन न्यूनतम। तो ये लिख देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, फिडेलिटी सर्वोत्तम और डिस्टॉर्शन न्यूनतम। अब आप बोलोगे फिडेलिटी और ये क्या होता है? तो फिडेलिटी होता है कि काम कितना अच्छा कर रहा है, और डिस्टॉर्शन यानी कि उसमें सिग्नल में वीक कितना है, सिग्नल में खराबी कितनी आ रही है। तो सर्वोत्तम अच्छा होता है और डिस्टॉर्शन न्यूनतम प्राप्त होता है। ये होता है आपका क्लास ए एम्पलीफायर, लेकिन इसकी आउटपुट पावर कम होती है। आउटपुट पावर क्लास ए एम्पलीफायर में, ये जो चारों क्लास एम्पलीफायर है ना, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चारों एम्पलीफायर ही है। ठीक है, चारों हैं, और इसकी दक्षता मात्र 20 से 35% तक होती है। दक्षता सबसे कम है इसकी, मान लो आप 20 से 35% इसकी दक्षता प्राप्त होती है, और ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग होता है। ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में यूज होता है। ठीक है, लेकिन अब पता कैसे पड़ेगा कि आपको भाई कौन सा क्लास है, कौन सा क्लास बी और कौन सा क्लास सी है? तो देखिए अगर वोल्टेज सिग्नल लें तो ये पूरे 360 डिग्री पे आउटपुट प्रोवाइड करता है। कंप्लीट 360 डिग्री पर आउटपुट प्रोवाइड करता है। लिख लो
360 डिग्री आउटपुट, और ये है क्या, वोल्टेज सिग्नल, और ये हो गया इसका मैक्सिमम पॉइंट। वोल्टेज सिग्नल और क्या है सर 20 से 25% होता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है। अभी आप देखिए, पढ़ते जाइए, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, आप पढ़ते जाइए फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको जब भी 360 साइकिल देखिए आप समझ जाइए आपका क्लास ए एम्पलीफायर है। बात करेंगे क्लास ए एम्पलीफायर की, तो इसमें इनपुट सिग्नल को देखिए, क्लास ए एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल को इस प्रकार कनेक्ट करते हैं कि ये पूरे समय तक बना रहे। लेकिन अगर क्लास बी एम्पलीफायर की बात करूं तो इसमें इनपुट सिग्नल को इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं कि ये लिंक सिर्फ आधे समय के लिए बना रहे, और उसे ही क्लास बी एम्पलीफायर कहते हैं। यहाँ पे फिडेलिटी कम और डिस्टॉर्शन लगभग 50% होता है। देखो अगेन फिडेलिटी, तो फिडेलिटी तो है कम, और डिस्टॉर्शन यानी कि जो बीच में वो आते हैं ना, डिस्टॉर्शन को कहेंगे बाधाएं, तो बाधाएं 50% होती है इसके अंदर। ठीक है, फिडेलिटी कम, बाधाएं लगभग 50% तक प्राप्त होती हैं। इसके बाद अगर इसके पावर की बात करें तो आउटपुट पावर अधिक होती है। अब अगर आउटपुट पावर इसकी अधिक है तो क्या हम कह सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी भी हमें अधिक प्राप्त होगी कंपैरिजन टू अदर, तो इसकी एफिशिएंसी लगभग 50 से 60% होती है। दक्षता 50 से 60% प्राप्त होती है हमें क्लास बी एम्पलीफायर की। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखेंगे। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि ये सिर्फ आधे समय के लिए काम करता है, तो ये हो गया 180 डिग्री आउटपुट। ठीक है, ये सिर्फ 180 डिग्री के लिए हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है, तो ये क्या हो गया आपका क्लास बी एम्पलीफायर। अब इसके बाद क्लास सी एम्पलीफायर की बात करेंगे, तो इसे इस प्रकार कनेक्ट किया जाता है कि ये आधे से अधिक लेकिन पूरे से कम। सर एक वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की सर्किट पर बनाएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है डायग्राम, ओके मैं बना दूंगा। तो क्लास सी एम्पलीफायर आधे से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, आधे से ज्यादा समय तक के लिए बना रहता है, और इसी एम्पलीफायर को क्लास सी एम्पलीफायर कहा जाता है। सॉरी, क्लास सी एम्पलीफायर क्या होगा, ये आधे से कम के लिए, क्लास सी एम्पलीफायर आधे से भी कम समय के लिए, ये तो पूरे समय हो गया क्लास ए, क्लास बी आधे समय के लिए, और क्लास सी एम्पलीफायर आधे से भी कम समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसीलिए इसे क्लास सी एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बात करें तो क्लास बी सिग्नल की तरह है, इसमें भी करंट फ्लो शून्य हो जाता है कलेक्टर करंट का, तो फिडेलिटी न्यूनतम, डिस्टॉर्शन अधिकतम। फिडेलिटी न्यूनतम, अब देखो ये आधे से भी कम समय के लिए हो रही है, तो इसके अंदर डिस्टॉर्शन हमें अधिक प्राप्त होते हैं। फिर बात करें अगर इसकी आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर भी अधिक प्राप्त होगी। भाई डिस्टॉर्शन जितने ज्यादा अधिक, आउटपुट पावर भी उतनी ज्यादा अधिक, तो आउटपुट पावर अधिक प्राप्त होती है। इसके बाद बात करेंगे इसकी दक्षता की, हमें कितनी दक्षता इसमें प्राप्त हो रही है। तो देखो आप बताओ, ये आधे से भी कम समय के लिए हो रही है, तो ये पूरे समय के लिए इसकी दक्षता 20 से 35%, ये आधे समय के लिए तो इसकी दक्षता 50 से 60%। अब अगर ये आधे से भी कम समय के लिए हो गई तो इसकी दक्षता 70 से 80% तक मानी जाती है, लगभग 70 से 80% तक इसकी मानी जाती है। और क्लास सी एम्पलीफायर का इस्तेमाल आरएफ एम्पलीफायर में किया जाता है, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर में प्रयोग। तो अब देखो आधे से भी कम सिग्नल क्या होगा, इस तरीके से बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, लेस देन 180 डिग्री आउटपुट, ये 180 डिग्री से भी लेस आउटपुट पे काम करती है। फिर क्लास ए बी एम्पलीफायर आता है जो कि आधे से अधिक लेकिन पूरे से कम समय के लिए आउटपुट पावर में, इनपुट पावर में लगाया जाता है, और इस एम्पलीफायर को क्लास ए बी एम्पलीफायर कहा जाता है। अब ये सब करने के बाद इसकी उपयोगिता अधिक है और इसकी एम्पलीफायर की फिडेलिटी ए बी के मध्य होती है, तो लिख देते हैं हम लोग फिडेलिटी की अगर मैं बात करूं तो ए व बी के मध्य। ठीक है, फिडेलिटी ए व बी के मध्य होती है। फिर हम बात करेंगे डिस्टॉर्शन, तो डिस्टॉर्शन हमें कम प्राप्त होगा। अब हमेशा ए और बी के बीच होता है डायग्राम और एफिशिएंसी, हाँ बिल्कुल, ए और बीच के हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ए और बीच को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें लो सिग्नल पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता, डिस्टॉर्शन नहीं होता लो सिग्नल पर, नो डिस्टॉर्शन एट लो सिग्नल, तो लो सिग्नल पर कोई डिस्टॉर्शन प्राप्त नहीं होता। दक्षता की बात करते हैं,
35 से 50%, और इसकी एफिशिएंट आउटपुट पावर भी अच्छा प्राप्त होता है, आउटपुट पावर अच्छा प्राप्त होता है। अब इसका अगर डायग्राम बनाएंगे अपन लोग, तो देखो आधे से ज्यादा लेकिन पूरे से कम समय के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन 180 डिग्री लेकिन लेस देन 360 डिग्री, ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री के लिए ये काम में लिया जाता है। तो ये था आपका क्लास ए, बी और सी एम्पलीफायर के दिए, ठीक है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर फिडेलिटी सर्वोत्तम लेकिन डिस्टॉर्शन न्यूनतम होता है, आउटपुट पावर कम प्राप्त होती है और इसकी दक्षता मात्र 20 से 35% है और ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल होता है। ये रहा डायग्राम 360। क्लास बी एम्पलीफायर की फिडेलिटी कम, डिस्टॉर्शन 50%, आउटपुट पावर अधिक और दक्षता 50 से 60% प्राप्त होती है। और इसका डायग्राम ये रहा 180 डिग्री। क्लास सी एम्पलीफायर फिडेलिटी न्यूनतम, डिस्टॉर्शन अधिक प्राप्त होगा और, ठीक है, आउटपुट पावर और अधिक प्राप्त होगी और दक्षता 70 से 80% तक होती है और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में काम में लिया जाता है। तो देखो जिसका डिस्टॉर्शन न्यूनतम है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी में और जिसका डिस्टॉर्शन अधिक है उसे रेडियो एम्पलीफायर के रूप में काम में लिया जाता है, यानी कि 180 डिग्री से कम। फिर क्लास ए बी एम्पलीफायर है जो कि ए व बी के मध्य, डिस्टॉर्शन जब लो सिग्नल पे एक नहीं होता, दक्षता 35 से 50% के बीच में होती है, यानी कि देखो ए से ज्यादा होगी लेकिन बी से कम होगी। तो ए से लास्ट कहता है 35, तो यहाँ 35 आ गया, यहाँ 50 था तो वहां भी 50 आ गया। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चीजें समझ आ रही हैं आप लोगों को? खड़े खड़े पैर दर्द करने लग जाता है भाई साहब, और इतने पैर दर्द कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं धूल मिट्टी में, डस्ट में, और 5 लोगों की अटेंडेंस है। कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में? फटाफट से अटेंडेंस लगाओ, पता तो पड़े 5-6 लोग कौन है। वेरी गुड रवि यादव जी, मुझे पता है आप अभी यहाँ लाइव आ रहे हो और प्रीवियस क्लासेस भी देखते हो। बाकी बच्चे? पवन टांक, रवि यादव और लखन सिंह, कोमल जी। चलिए, तो आप सबको बता दूं अगेन एक बार फिर से, टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी निकल चुकी है। उसके लिए मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो बना के डाली हुई है, तो आप सभी लोग उस शॉर्ट वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे जैसे ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, विज्ञप्ति आएगी, तो मैं उसे भी शेयर करूंगा। तो अभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नए बच्चों को जोड़े, क्योंकि टेक्निकल हेल्पर की अगर भर्ती आ रही है तो उसकी आप लोगों को तैयारी करनी है, और तैयारी इतनी बेस्ट करनी है, इतनी शानदार करनी है कि आप लोगों को मजा आ जाए। तैयारी हम लोग अपर लेवल की करेंगे, ठीक है, कि आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ा सकें, आप किसी भी एग्जाम के लिए कभी भी पढ़ा सकें, उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। तो बस आप लोगों को जुड़े रहना है, चैनल पे बने रहना है और लगातार आपको जुड़े रहना है, ताकि आपकी तैयारी एकदम हाई लेवल पे पहुंच सके, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के आधार पर। फ्रीक्वेंसी के आधार पर भी हमने कुछ टाइप छोड़े थे, मैंने नाम आपको ऑलरेडी लिखा दिए थे। उसमें सबसे पहला आता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, चलिए, तो वो ध्वनि जिस पे सिर्फ हमें सुनाई देता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होती है, और ये फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो ऑडियो एम्पलीफायर में 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को काम में लिया जाता है, और इन्हें पावर एम्पलीफायर के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो और लिख लेते हैं, एज अ पावर एम्पलीफायर, ठीक है, एज अ पावर एम्पलीफायर काम में ली जाती है, ठीक है, पावर एम्पलीफायर के रूप में इन्हें काम में लिया जाता है। क्लियर है?
तो इन एम्पलीफायर का उपयोग पब्लिक एड्रेसिंग एम्पलीफायर, रेडियो तथा टीवी रिसीवर में, पब्लिक एड्रेसिंग, आप ये ध्यान रखो क्या, पब्लिक एड्रेसिंग एम्पलीफायर में, रेडियो रिसीवर इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। आपको अपने नोट्स में खुद लिखना ही है, ठीक है, मैं नहीं लिखाऊंगा, आपको खुद लिखना है, बस मैंने बोल के बता दिया। अब आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, कि भाई रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की क्या होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से 3 × 10⁶। अब ये रेडियो से आगे पहुंच गया 20 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 3 मेगाहर्ट्ज क्या होता है, 3 × 10⁶। 20 किलोहर्ट्ज से लगभग 3 मेगाहर्ट्ज तक काम में लिया जाता है और इसे आरएफ ट्रांजिस्टर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। आरएफ कपल ट्रांस, अभी हमने पढ़ा था एम्पलीफायर, ठीक है, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, तो वो आरएफ कपल्ड ट्रांसफार्मर के रूप में काम में लिया जाता है। ये ट्यून्ड आरएफ एम्पलीफायर की विशेषता है, ठीक है, इसका उपयोग ट्यून्ड एम्पलीफायर में किया जाता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, ये ट्यून्ड प्रकार के होते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन से प्रकार के एम्पलीफायर ट्यून्ड होते हैं, आरएफ, ये ट्यून्ड प्रकार के, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे में आएगा कि ट्यून्ड प्रकार के एम्पलीफायर कौन सा है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर ट्यून्ड प्रकार के एम्पलीफायर होते हैं और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का उपयोग ट्रांसमीटर तथा सर्विस ऑसिलेटर में किया जाता है। तो ट्रांसमिट करने में और सर्विस एम्पलीफायर में इनका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। और ये ट्यून्ड आरएफ एम्पलीफायर की विशेषता क्या हो गई कि ये फ्रीक्वेंसी के समूह का एम्पलीफिकेशन करेगा, फ्री क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी के समूह, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, उन पूरे के समूह को, पूरे ग्रुप में फ्रीक्वेंसी के समूह का एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन करता है। फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के बाद आता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, यानी कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में सबसे पहले देखेंगे इसका मान लगभग 450 से 470 किलो ओम, 450 किलो ओम से लगभग 470 किलो ओम के बीच में इसका इस्तेमाल किया जाता है और टेलीविजन में यह मान 30 से 40 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो अब ये जो है, ये है रेडियो रिसीवर के लिए, ये है रेडियो रिसीवर के लिए, लेकिन यही अगर वीडियो रिसीवर आ जाए, यानी कि वीडियो टेलीविजन आ जाए, तब इसका मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब इसका मान हो जाएगा लगभग 30 से 40 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 30 से 40, और इसको मेगा ओम है ये, ठीक है, मेगा ओम है, 30 से 40 मेगाहर्ट्ज के बीच में हो जाता है, ध्यान रखेंगे। यानी कि इंटरमीडिएट रेडियो रिसीवर और वीडियो रिसीवर दोनों के ही काम में लिए जाते हैं, क्लियर है क्या। तो आईएफ यानी कि इंटरमीडिएट एम्पलीफायर में हाई गेन वाला आरएफ ट्रांजिस्टर प्रयोग किया जाता है और आईएफ एम्पलीफायर में ट्यून प्रकार के इनपुट तथा आउटपुट सर्किट, यानी कि जो ट्यून्ड है ना, ये यहां पे भी इस्तेमाल किए जाएंगे। अगला लास्ट है आपका वीडियो एम्पलीफायर। भाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में लास्ट बचता है वीडियो एम्पलीफायर, और वीडियो एम्पलीफायर में फ्रीक्वेंसी होगी 4 से 7 मेगाहर्ट्ज, ये मेगा ओम नहीं है, ये आएगा हर्ट्ज, ठीक है। आप लोगों ने बताया नहीं भाई, मैंने हर्ट्ज की जगह मेगा लिख दिया, ठीक है, यहां तो हर्ट्ज लिखा है ना, ओम नहीं आएगा, ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं तो हर्ट्ज आएगा। तो चौड़े बैंड का एम्पलीफिकेशन करता है और इसे वीडियो एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है। और इसे खास बात क्या है, इसे पल्स या वाइड बैंड एम्पलीफायर भी कहते हैं, पल्स पल्स या वाइड बैंड एम्पलीफायर भी कहा जाता है किसे, वीडियो एम्पलीफायर को, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। और इसी के साथ वीडियो एम्पलीफायर का उपयोग टीवी सेट में वीडियो सेकंड डिटेक्टर तथा पिक्चर ट्यूब के मध्य, तो इसका मेन यूज कहाँ है, टीवी में,
जहाँ भी टीवी का नाम आ जाए बस आपको ये ऑप्शन टिक कर देना है, ठीक है। क्योंकि सामान्य प्रकार के एम्पलीफायर साइन वेव सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करते हैं, जबकि वीडियो एम्पलीफायर एम्पलीफाई किए जाने वाले सिग्नल का पल्सेटिंग प्रकार होता है। बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है, ज़्यादा खास बात अपन को याद नहीं रखनी इसमें। तो इसी प्रकार से आपका जो भी था कि फ्रीक्वेंसी के आधार पर 4 प्रकार के ऑडियो, रेडियो, इंटरमीडिएट और वीडियो एम्पलीफायर ये खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट बचा है आउटपुट के आधार पर एम्पलीफायर के प्रकार, ठीक है, कि आउटपुट के आधार पर एम्पलीफायर के प्रकार कौन से, तो पावर, जो स्मॉल पावर सिग्नल को हाई पावर सिग्नल में कन्वर्ट करे, वोल्टेज एम्पलीफायर में जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, और करंट एम्पलीफायर में जो करंट को लो से हाई में कन्वर्ट करे, उसे पावर वोल्टेज तथा करंट एम्पलीफायर कहा जाता है। क्लियर है। अब ये अलग अलग टाइप के कहीं भी इस्तेमाल हो, चाहे ये रेडियो में हो, ऑडियो में हो, कहीं पे भी इस्तेमाल हो, ठीक है। कहाँ हमें वोल्टेज करना है, कहाँ करंट करना है और कहाँ पावर का करना है, उसके अकॉर्डिंग इनका इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है मेरी तरफ से खत्म होता है, ठीक है। मेरी तरफ से ये चैप्टर बिल्कुल खत्म होता है। इसमें 1-2 टॉपिक और बचे हैं, पैरेलल एम्पलीफायर और पुश पुल एम्पलीफायर, ये आप लोग देख लेना, ये छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। आज इस चैप्टर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 2-3 टॉपिक है, या तो नेक्स्ट क्लास में या कभी भी देख लेंगे। हाँ, फीडबैक और काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ठीक है। सिंगल सेरा कॉम्प्लीमेंट्री, वो सब अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आज हमारे चैप्टर खत्म होता है। अब कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पावर सर्किट आईसी, ठीक है। कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी 5 क्लासेस हो चुकी है, तो इन चैप्टर का जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करो। और ध्यान रखो, वैकेंसी आ चुकी है तो आप लोग अब तैयारी में लग जाओ। वैकेंसी आ चुकी है तो जो लोग बच्चे पास आउट कर चुके हैं वो तैयारी में बेहतरीन रूप से जुड़ जाओ, क्योंकि यही तरीका है जब आप अपनी जॉब पा सकते हो। गोल्डन अपॉर्चुनिटी सब लोगों के लिए आ चुकी है। सो मिलते हैं कल सेम टाइम में अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।